मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में जन आशीर्वाद यात्रा पहुंच गई है। इस यात्रा में हम देख रहे हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी मौजूद हैं। जनता से आशीर्वाद लेने के लिए मध्य प्रदेश भाजपा के और केंद्र के नेता घर घर पहुंच रहे हैं। जनता से आशीर्वाद 2018 में भी लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। इस बार जनता के आशीर्वाद में कोई कमी ना रहे, इसलिए तमाम क्षेत्रीय छत्र बड़े नेता ने मोर्चा संभाल लिया है और जनता का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं हर जगह पे, हर क्षेत्र में। कितना उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, कितना मिल रहा है समर्थन और 2018 से 2023 के पड़ाव में कितना अंतर है इस यात्रा में, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इस यात्रा में रथ में मौजूद हैं भूपेंद्र यादव, राजेंद्र शुक्ल और बृजेंद्र प्रताप सिंह। चलिए तो हम बात करते हैं राजेंद्र शुक्ल जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का जन समर्थन उनको इस यात्रा में मिल रहा है। जन आशीर्वाद यात्रा तो 2018 में भी निकली थी। इस यात्रा में और उस यात्रा में क्या अंतर महसूस करते हैं? उस यात्रा में भी आशीर्वाद में कमी नहीं आई थी। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि हमारी सीटें वोट ज़्यादा होने के बाद भी थोड़ा सा कम हो गई थी, लेकिन इस बार 15 महीने का शासनकाल कांग्रेस का जनता देख चुकी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में क्या अंतर है सरकारों में, वो याद ताज़ा हो गई है। इसलिए इस बार जन समर्थन, जन आशीर्वाद में ऐतिहासिक उत्साह दिख रहा है। लोग सड़कों पे आ रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आप ये हमारा ये काम हो गया, हमारी सिंचाई का काम हो गया, हमारी सड़कें बन गई। तो कुल मिला के आशीर्वाद भी मिल रहा है और धन्यवाद भी मिल रहा है। हम बात करें निवाड़ी की, तो यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला देखा जाता है, सपा की भी मौजूदगी रहती है। कितनी चुनौती मानते हैं यहाँ पे आप? नहीं, अब मुझे लगता है कि अब ये जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, अब इनको कोई भी महत्व नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही लोगों का रुझान है और लड़ाई में कांग्रेस हो सकती है, लेकिन क्षेत्रीय दल कोई लड़ाई में रहेगा मुझे नहीं लगता। इस बार कांग्रेस भी जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है और 50% कमीशन का आरोप लगा रही है। कांग्रेस इस सिद्धांत पर काम कर रही है कि 100 बार झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, तो शायद जनता भ्रमित हो जाए और उसको सही मान ले और हमारी राजनीतिक रोटी सीख जाए। लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, तो कांग्रेस की सरकारों में ही ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ट्रांसफ़र उद्योग स्थापित हो जाता है और बिना लिए दिए कुछ काम होता नहीं है और सिस्टम को एक तरह से पूरा करप्ट कर देते हैं। ये लंबा इतिहास है इनका, कोई आज का नहीं है। और ऐसे लोग आरोप लगाएंगे तो फिर लोग हंसते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है। सूपा बोले तो बोले, चलनियाँ भी बोल रही हैं। इसलिए ऐसे आरोप सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए एक जुमला छोड़ा जा रहा है कि शायद क्लिक हो जाए। लेकिन मध्य प्रदेश में इतना काम हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, साफ ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है, वो लोगों को मालूम है। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि बीजेपी की लाइन पर कांग्रेस चलती दिख रही है, सनातन पर, हनुमान भक्ति पर। तो आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी की राह थी उस पर कांग्रेस चल रही, तो चुनावी माहौल को देखते हुए चल रही? और आज हमने देखा है किस तरह से जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के आदित्य ठाकरे, जो ठाकरे जी के पुत्र हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो भी महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण में कमलनाथ के साथ मंच पर साझा हुए और उन्होंने कहा कि हम आपको फिर से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो शिवसेना का जो दूसरा गुट है वो भी उनके सपोर्ट में आ गया। नहीं, ठीक है, वो तो उनका राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए वो गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन सनातन के यदि वास्तव में ये पक्षधर हैं और हिंदू धर्म को अपमानित होने से बचाने के पक्ष में हैं, तो जो इनके गठबंधन का घटक डीएमके है, स्टालिन के पुत्र उदयनिधि ने जो खतरनाक बयान दिया है कि ये हिंदू सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इसको समाप्त कर देना चाहिए, तो उस पर ये स्टैंड लें। यदि ये सनातनी है, सनातन के चुनावी सनातनी नहीं है, वास्तव में सनातनी हैं, वास्तव में हनुमान भक्त हैं, तो बोलें कि डीएमके को हम अपने गठबंधन से बाहर करते हैं, तो फिर थोड़ा भरोसा किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ जनेऊ पहन के और गेरुआ डाल के और सिर्फ थोड़े समय के लिए, जो उनका इतिहास में कभी देखने को जो लोग नहीं मिले, गेरुआ डाले हुए गेरुआ डाल के घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कौन भरोसा करेगा? ये तो बहुत बड़ी घटना है ना। स्टालिन के लड़के ने जो बयान दिया, कितनी बड़ी घटना है वो।
लेकिन उसके बाद भी प्रियंक खड़गे ये कह रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे गठबंधन का कोई व्यक्ति भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर यदि इस प्रकार से बयान देता है तो उसको देने का अधिकार है। तो इसका मतलब कि वो डुप्लीकेट सनातनी हैं। ऐसे लोगों पर जनता कभी भरोसा नहीं करेगी। महिला आरक्षण बिल लेकर आई है बीजेपी, तमाम दलों ने समर्थन किया, कांग्रेस ने भी समर्थन किया, लेकिन एक खोट निकाल रहे हैं। वो उसमें कह रहे हैं कि महिलाओं को आरक्षण की बात है, लेकिन ओबीसी की बात नहीं हो रही उसमें। ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। देखिए, जो यथा स्थिति है अभी चुनाव लड़ने के मामले में जिन लोगों को आरक्षण है उसी में से ये बात हमेशा चलती थी कि 33% ओबीसी कर दें, वो महिला कर दें। अब जब एक चीज़ हो गई तो दूसरी चीज़ मतलब वो नहीं चाहते कि महिलाओं का आरक्षण हो, इसलिए ऐसा पेंच फंसाना हर जगह कोशिश करते हैं कि श्रेय ये भाजपा को न मिल जाए, क्योंकि पहले जो प्रयास हुए थे वो असफल हो गए। ये तो विल पावर मोदी जी का है। जैसे उन्होंने धारा 370 समाप्त की, 35 से समाप्त किया, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, सीए ले आए। वो इनका विल पावर है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने का जो उनका तरीका है, उसके अंतर्गत वो काम कर दिया उन्होंने जो पहले फेल हो गया था। तो जब वो सक्सेसफुल हो गया तो अब सफलता के लिए जिंदाबाद तो नहीं बोल सकते। तो इस तरह की बातें करेंगे जिससे कि लोग थोड़ा भ्रमित हो जाएं, और जो महिला वर्ग जिसके लिए इतना बड़ा काम इस देश में हुआ है वो पूरी तरह से धन्यवाद न दे पाए। तो मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। नारी शक्ति के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है वो न भूतो न भविष्यति है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, और पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहाँ रही उन्होंने नगरीय निकायों में, पंचायतों में फटाफट आरक्षण किया 50% का। तो महिला वर्ग तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है भी। आप पता करिएगा, पता आप लोगों की रिपोर्टिंग से ही सामने आती है कि जब चुनाव निकलता है और भाजपा जीतती है तो कहा जाता है कि महिला वर्ग ने ज़्यादा भाजपा को कानून व्यवस्था के नाम पर या अन्य विकास के नाम पर महिला वर्ग का ज़्यादा बड़ा समर्थन रहा है। इससे भी फायदा होगा। तो इस बार महिलाएं ही नैया पार लगाएंगी बीजेपी। महिलाएं भी नैया पार लगाएंगी, आशीर्वाद देंगी, किसान भी करेंगे, नौजवान भी करेंगे। जिनको ऐसा लगता है कि आर्थिक महाशक्ति बन रहा है भारत, तो जब आर्थिक महाशक्ति बन रहा है तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो हमको रोजगार मिलेगा। तो युवा, महिला, किसान, मजदूर जिसके लिए काम हो रहा है, गरीब, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके हैं और सभी का समर्थन मिलेगा, तभी तो 3/4 बहुमत मिलेगा। पिछली बार 2018 में हमने देखा कि जन आशीर्वाद यात्रा का अगुवाई कर रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। इस बार वो नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। क्या वजह है? गुटबाजी है कि क्षेत्रीय नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, या इसके पीछे और कोई कारण है? एंटी इनकम्बेंसी है? नेतृत्व नहीं कर रहे हैं ये बात सही नहीं है, वही नेतृत्व कर रहे हैं। आप देखो कितने बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, लाडली बहना सम्मेलन हो रहा है, रोड शोज हो रहे हैं उनके हर जगह, और रोड शो ऐतिहासिक हो रहा है। यात्रा से दूर रखने के पीछे? यात्रा में सभी पार्टी के हमारे पास इतने वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी में सभी काम करते हैं, पहले भी करते थे। इस बार योजना से कुछ जोन वाइज यात्रा निकाली है कि ज़्यादा नज़दीकी संपर्क स्थापित हो, लोग वहाँ पर रुकें, कार्यकर्ताओं को ज़्यादा समय दें। मुख्यमंत्री के पास इतना समय नहीं होता कि वो पूरी तरह निकल गए तो फिर उनको तो भोपाल भी लौटना है, और फिर तो इसलिए 5 जोन बना के, और जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं हमारे, सभी लोग उस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री भी बीच बीच में मंच सभाओं में पहुंच रहे हैं। लेकिन कमलनाथ आरोप लगा रहे हैं कि सीएम फेस घोषित नहीं कर रहे हैं, शिवराज जी को आगे करने से डर रही है बीजेपी, क्योंकि नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी है उनके खिलाफ। देखिए, उनको तो कुछ बोलना है इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन हताश हैं। उनको शिवराज सिंह जी की योजना से और उनकी लोकप्रियता से अब वो थक गए हैं और निराश हो गए हैं। और चूंकि चुनाव जब तक वोटें नहीं हो जाती तो चुनाव तो लड़ना है, अब कुछ ना कुछ बोलना है, तो वही यही बोल रहे हैं। लेकिन बोलते ज़रूर हैं, लेकिन वो दमदारी नहीं दिखती उनके बातों में, क्योंकि वास्तविकता नहीं होती।
तो गंगा जल लेकर कांग्रेस घर घर जा रही है 11 वचनों के साथ। तो सब करेंगे, हर प्रकार का नाटक वो करेंगे, क्योंकि अटल जी कहते थे कि जब सत्ता से बाहर होती है कांग्रेस तो जैसे मछली पानी के बाहर होती है तो छटपटाती है, वैसे वो छटपटाते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद वो काम नहीं करते, जो काम जनता को ज़रूरी है, काम तो भाजपा ने किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है और एक यात्रा बुंदेलखंड में निकल रही है, जहां पर इन दिनों धर्म की गंगा बह रही है। चाहे धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें, चाहे प्रदीप मिश्रा की बात करें, उस धार्मिक गंगा का कितना मध्य प्रदेश की जन आशीर्वाद यात्रा पर बीजेपी की फर्क पड़ेगा, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा के हर पड़ाव पर कितना समर्थन लोगों का मिल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और इस यात्रा में आज हैं भूपेंद्र सिंह यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला हैं और खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह हैं। तो आइए बृजेंद्र प्रताप सिंह जी से जानने की कोशिश करते हैं कि यात्रा के इस पड़ाव में कितनी सफलता अब तक मिल पाई है बीजेपी को। बृजेंद्र जी, कितनी सफलता मिल पाई है, कैसा समर्थन मिल रहा है? निश्चित रूप से मैं मानता हूं, क्योंकि ये 2100 किलोमीटर की करीब की हमारी यात्रा पूरी हो रही है। करीब 48 विधानसभा कवर हुई हैं और लगातार ये 12वां डिस्ट्रिक्ट है जहां पे हम प्रवेश किए हैं। और इसमें जो जन समर्थन, चाहे बिंद हो चाहे बुंदेलखंड हो, आज जिस हिसाब से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उससे हम लोगों का भी आत्मबल बढ़ा है और कार्यकर्ताओं का भी आत्मबल बढ़ा है कि जनता आज भी 18 साल भारतीय जनता पार्टी का राज होने के बावजूद भी जो हमने योजनाएं दी हैं, जो हमने डेवलपमेंट के कार्ड दिए हैं, उसका आशीर्वाद जनता दे रही है और भविष्य के लिए भी दे रही है कि आप जो भी और करेंगे वो उनको एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी पे कि ये जो बोलती है वो करती है। और इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि अब हमारी पहले से बेहतर स्थिति बुंदेलखंड और बिंद में होगी। बुंदेलखंड में हमेशा बीजेपी का समर्थन मिलता रहा है, लेकिन फिर क्या वजह है कि ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है? कोई नाराज़गी है, कुछ ऐसी वजह है, यहाँ उतना विकास नहीं हो पाया है क्षेत्र का, इस वजह से ज़्यादा जोर देना पड़ रहा है, ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है? विकास की बात यदि कहें तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि विकास तो ये शायद मैं ये मानता हूँ कि अभी 44,000 करोड़ का जो बजट कैन बेतवा का आया है, उसमें तो पूरे बुंदेलखंड के डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित होने वाले हैं। और इससे और कैन बेतवा जो लिंक परियोजना जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जी चलाई थी, वो सबसे पहले हमारे बुंदेलखंड में उसकी पूर्ति हो रही है। और इसलिए सिंचाई की योजनाएं हों, चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन की बातें हों, या हमारे टूरिज़्म की दृष्टि से हमारे टूरिस्ट के आने की बात हो, मैं मानता हूं कि बुंदेलखंड के अंदर मेरे पन्ना नेशनल पार्क में देश का यदि सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आया है नेशनल पार्क में, तो हमारे पन्ना में आया है। और इसलिए आज रिलीजियस टूरिज़्म भी हमारा बढ़ रहा है। देखिए, आप ओरछा में राम राजा महालोक की बात कही, वहाँ चित्रकूट में आप वनवासी राम महालोक की बात कही, हमारे किशोर जी के लिए किशोर जी मंदिर में भी महालोक की बात कही। और आज निरंतर, क्योंकि यहाँ का धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति है और धार्मिक बहुत ज़्यादा है, और इसलिए आज कोई भी आदमी, मैं एक समय देखा करता था बुंदेलखंड के अंदर कि एक परिवार के 4 भाई होते थे, साल भर उन्हें खाना नहीं पूछ पाता था। लेकिन आज वो 4 भाई अलग अलग हो गए हैं तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं। ये बदलाव है। पहले कभी 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति इनकम होती था, अब 1,40,000 है। तो ये बदलाव है। तो इसलिए बुंदेलखंड, अब वो बुंदेलखंड नहीं बचा। अब हमारे खेतों में पानी भी पहुंच रहा है, हमारे घर घर नल पानी ले जाने की भी बात चल रही है, हमारी बिजली की तो है ही है बात। तो इसलिए वो एक परिदृश्य जो बुंदेलखंड का पहले था, अब बहुत बदल गया है। हमारा बुंदेलखंड काफ़ी डेवलप हो रहा है, हमारे रेलवे लाइन भी आ गई हैं, हमारा एरोड्रम, हमारे सब जगह पे एयर स्ट्रिप वगैरह हमारे पन्ना में भी खुल रही है, हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा खजुराहो है ही है, और टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे फ्लाइट्स भी हमारी बढ़ रही हैं। तो इसलिए निरंतर हम लोग डेवलपमेंट की तरफ हैं और बहुमुखी विकास की तरफ हैं। लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है कि 18 साल में आपने कुछ नहीं किया। जब चुनाव आए हैं तो अब तमाम तरह के वादे कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं। 18 साल तक ना लाडली बहना की याद आई, ना अन्य मुद्दों की, अन्य योजनाओं की। अच्छा, आप लाडली बहना अलग कर दीजिए। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश में बताए दे रहा हूँ। रोड पहले 44,000 किलोमीटर थी, मुगलों से लेके और कांग्रेस के कार्यकाल तक 5 दशक तक राज किया। हमारी 2003 से अभी तक 4 लाख किलोमीटर के ऊपर हो गई। पहले बिजली मात्र आपके 5,000 मेगावाट बिजली होती थी, आज 28,000 मेगावाट हो गई। पहले एग्रीकल्चर ग्रोथ 3% थी, आज 18% हो गई। हम लोग कहाँ कम हैं? आप पहले आपके हमारा जो यदि आर्थिक विकास दर है वो हमारा 4% करीब थी, अब 16% हो गई है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखो -1.16 थी, आज हमारी 24% हो गई है।
तो हम तो निरंतर बढ़ रहे हैं। आपकी जीडीपी यदि आप देखो 71,000 करोड़ के आसपास थी, जो आज हमारी 13 लाख के ऊपर निकल गई है। तो आज ये बदलाव का है। और ये जो मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करता हूँ, तो वो 11,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय थी, आज 1,40,000 है। पहले का बजट 23,000 करोड़ था, आज 3,14,000 करोड़ हो गया है। तो कितना बदलाव है। और आप बताइए कि 2003 के पहले बिजली के हालात क्या थे, रोड के हालात क्या थे। आज आदमी भूल गया था, पहले बिजली आती नहीं थी इसलिए परेशान था, आप जाती है तो परेशान होता है। बीना रिफाइनरी भी है, हाँ। राम राजा दरबार भी है, कैन बेतवा भी आ रही है। इतने तमाम कार्य करने के बाद हाँ। फिर क्यों सनातन की बात लेकर आना पड़ रहा है, नहीं, धर्म के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है, ये कांग्रेस का आरोप है। नहीं, सनातन का बात कौन कर रहा है, कांग्रेस ही कर रही है। उन्हीं ने बोला है कि हम इसको सनातन धर्म को खत्म कर देंगे। अरे कमलनाथ जी तो वंदे मातरम का जो गीत चलता था उसको बंद करा दिया था। मंदिरों की जो जमीनें थी उसको बेचने के लिए उनके प्रस्ताव बन गए थे। तो सनातन का धर्म वो लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग तो सनातनी हैं और करते रहेंगे। और सनातन को कभी खत्म भी नहीं कर सकते। तो इस बार क्या मुकाबला राम में और हनुमान में होने वाला है? नहीं, राम राजा की नहीं, नगरी में है। राम भी हमारे हैं, हनुमान भी हमारे हैं। बृजेंद्र प्रताप सिंह, उनके शासन में तमाम तरह का विकास हुआ है। बुंदेलखंड में जो प्रगति की है वो बीजेपी के शासन में की है। इसलिए जनता का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और जनता उन्हें भरपूर आशीर्वाद दे रही है। उन्होंने तमाम आंकड़े बताए हैं कि किस तरह से विकास हुआ भाजपा शासन में। तो इस विकास की बदौलत जनता का आशीर्वाद 2018 में भी मिला था, कुछ सीटों से पीछे रह गए थे, इस बार भी मिलेगा। कैमरामैन योगेश झा के साथ ब्रजेश से अनादि टीवी के लिए।